गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बड़ा प्रैक्टिकल कहावत है कि अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। लिखी हुई बातों को समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर पिक्चर एकदम से दिमाग में छप जाता है। जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे मान लो एक छोटा सा मैं ग्राफ बनाऊं कि इंडियन क्रिकेट टीम बैटिंग कर रही है और इधर मैं ओवर्स दिखाऊं, इस तरफ मैं ओवर्स दिखाऊं और इस तरफ मैं रन्स दिखाऊं। ओके, 1 2 9 10 मान लिया। और रन इधर मैं 5 कह लूं, 10 कह लूं, 15, यानी प्रत्येक ओवर में जो रन्स बन रहे हैं वो इधर दिखाऊं और नंबर ऑफ ओवर्स को इधर दिखा दे रहा हूं। तो जैसे मान लो कि पहले ओवर स्टार्ट हुआ, पहला ओवर में रन बना और फिर बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, घटा फिर बढ़ा, इस तरह से कुछ इस तरह का ग्राफ आया। ओके, पहले ओवर में कितना रन बना, दूसरे ओवर में कितना रन बना, तीसरे ओवर में कितना रन बना, उसका एक रिप्रेजेंटेशन मैं दे दूं। तो ये ग्राफ को देखते ही लगेगा कि अरे भाई ये पांचवें ओवर में जबरदस्त किसी बैट्समैन बैटिंग कर रहा होगा, तभी इसने 20 से भी ज्यादा रन मार दिया। एकदम से ये ग्राफ को देख करके ऑल ऑफ अ सडन इस डेटा की एनालिसिस तुरंत हो जाती है। क्लियर? यानी बातों को तुरंत दिमाग में परसीव कर लेता है अगर वो ग्राफिकल फॉर्म में हो तो बेसिकली ग्राफ क्या है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ग्राफ को, जरा देखिए। अब हम कह सकते हैं क्या कि ग्राफ को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो आप कहोगे अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर है ये, अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का? दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन का। जैसे यहां बॉल्स और यहां ओवर्स थे और प्रत्येक ओवर के बीच बनने वाले रन का, स्कोर होने वाले रन का वो रिलेशन था। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का है? ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब इन दो वेरिएबल्स में एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहला हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा वाला डिपेंडेंट, दूसरा वाला हो गया डिपेंडेंट। अभी क्लियर हो जाएगा। आप देखो, जैसे हम कहते हैं कि तय की गई दूरी s इक्वल टू वी टी। ओके, s इक्वल टू वी टी। अब देखो टाइम तो अपनी गति से चलता जाएगा, चाहे हम चलें या ना चलें, यानी टाइम हमारे चलने ना चलने पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहां टाइम को हम कह देंगे इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट हो गया और ये वाला क्या हो गया? ये डिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया। एस और टी के बीच ग्राफ लिया तो टी हो गया इंडिपेंडेंट और एस हो गया डिपेंडेंट। वैसे ही ले लो, मान लो कि अगर हम कहते हैं कि एफ इक्वल टू एम ए, अब फोर्स लगाएंगे तब तो एक्सीलरेशन होगा, यानी एक्सीलरेशन आपका इफेक्ट है और फोर्स आपका कॉज है। तो जो कॉज है उसको आप कहो इंडिपेंडेंट, ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट, और ये जो इफेक्ट हो रहा है जो कॉज की वजह से हो रहा है उसको कह दो आप डिपेंडेंट। क्लियर? जो बेसिक चीज था क्लियर, क्या डेफिनेशन है, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक और चीज है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस तरह से जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस पे नॉर्मली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखते हैं। एक्स एक्सिस पे मेरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ, और वाई एक्सिस की तरफ जाता है मेरा क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल, इधर आ जाएगा मेरा डिपेंडेंट। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि यूं मान लो कि इस बेस पे ये खड़ा है, तो जो इंडिपेंडेंट है वो बेस बन गया और जो उस पे डिपेंडेंट है उस पे खड़ा है
वो वाई एक्सिस, ये वाला उस पे हमने दिखा दिया डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर यहां तक बात? तो अब चला जाए फिजिक्स में हमें जिस तरह के ग्राफ का जरूरत पड़ता है उसको जरा एक एक करके देखा जाए। चलिए मिटाऊं यहां पर, चलो। तो सबसे पहले सबसे आसान वाला ले ले, स्ट्रेट लाइन। चलो स्टार्टिंग किया जाए स्ट्रेट लाइन के साथ। स्ट्रेट लाइन, ओके। सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर मैं स्ट्रेट लाइन का कहूं तो है y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, ओके। यहां m को हम कहते हैं क्या, स्लोप, और c को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। अभी ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, सारे टर्म्स अभी क्लियर हो जाएंगे। इस ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करूं, एक एक्सिस ये ले लिया और दूसरा एक्सिस ये ले लिया, एक्स एक्सिस इधर ले लिया, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। अब एक लाइन ले लेता हूं मैं, ये एक लाइन ले लिया मैंने, ये एक लाइन ले लिया। तो यहां पर दो टर्म आया, एक तो आया स्लोप और दूसरा आया इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट। तो इस लाइन का, ये है वो लाइन, ये लाइन है मेरा y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है आप देखो, ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहीं भी रहेंगे तो ये मेरा डायरेक्शन है, इधर से इधर पॉजिटिव है और इधर से इधर ये डायरेक्शन मेरा निगेटिव है, राइट। इससे ये मतलब नहीं है कि मैं ओरिजिन के इस साइड हूं कि ओरिजिन के इस साइड हूं, मैं कहीं भी हूं वहां से इधर की तरफ जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और इधर की तरफ वो डायरेक्शन निगेटिव है। अगर मैं यहां भी हूं तो मैं कहूंगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कौन है, तो इधर है, ऐसे ऐसे, ओके। तो यहां पर देखो आप, इस डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, ओके। हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि सारे एंगल्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लेने हैं और हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। तो हमने इस डायरेक्शन से, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज लिया, ये लाइन थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ। तो उसी का टैन वैल्यू, टैन थीटा है, उसी का टैन जो है वो होता है स्लोप। क्लियर? अगर ये 30 डिग्री हो गया तो टैन 30 1/√3, अगर ये 45 डिग्री हो गया तो टैन 45 1, वो उसका स्लोप बन जाएगा। ये बात क्लियर? चलिए, और ये वाला इसको मैं साइड में लिख दूं कि टैन थीटा ही मेरा बन गया क्या, स्लोप। ये बात तो क्लियर हो गया, एक बात। अब दूसरा आया इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है? तो एक से ये आपने देखना है कि इंटरसेप्ट हमेशा लिया जाता है वाई एक्सिस पे, एक्स इक्वल टू 0 पे, एक्स इक्वल टू 0 पे ये ग्राफ वाई एक्सिस से जहां मीट कर रहा है, यही वाला वो बन जाता है इंटरसेप्ट। फिर से सुनो, एक्स इक्वल टू 0 पे y की जो वैल्यू है वही इंटरसेप्ट है। वैसे भी आप देखो ना, अगर इस लाइन के इक्वेशन में आप x इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो y इक्वल टू c आ गया ना, यही तो इंटरसेप्ट है। उसी बात को तो यहां कहा जा रहा है कि x इक्वल टू 0 में y की जो वैल्यू है यही c इंटरसेप्ट हो गया, c इंटरसेप्ट हो गया। क्लियर? तो स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है, यहां पर यह बात क्लियर हो गया, ओके। अब हम जरा डिफरेंट केसेस में देखें। जैसे अगर हम कहें कि ये जो स्ट्रेट लाइन लिया है हमने, यहां पर स्लोप भी पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। कैसे? देखिए यार, टैन थीटा की वैल्यू हम ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब थीटा 0 से 90 के बीच में हो, क्या, जब थीटा मेरा 0 से 90 के बीच में हो तब आपका जो टैन थीटा है वो पॉजिटिव है, यानी जो आपका स्लोप है वो पॉजिटिव है। क्लियर? तो देखो यहां पर थीटा एक्यूट एंगल है, यानी स्लोप पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ये दूरी है, तो इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। अब इसी को डिफरेंट डिफरेंट केसेस में लेके देखें। जैसे मैं लूं, अब मान लो केस 2 ले लूं, केस 2, यहां मैं कहूं y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी।
मतलब एम को पॉजिटिव रखा और इंटरसेप्ट निगेटिव कर दिया, तो यहां कैसा ग्राफ होगा जरा देखिए। यहां पर ये रहा मेरा, आपको इंटरसेप्ट निगेटिव करना है, यानी x इक्वल टू 0 पे कहीं यहां से पास करे, ये इंटरसेप्ट मेरा निगेटिव हो जाए, पर स्लोप अभी भी पॉजिटिव ही रखना है। आप देखो इसी लाइन को मैं पैरेलल ऐसे कर दूं, इसी लाइन को पैरेलल यहां ड्रॉ कर दूं, तो ये इंटरसेप्ट निगेटिव हो जाएगा और स्लोप और थीटा सेम मेंटेन रहेगा। आप देखो यहां पे ये हो गया, राइट। ये देखो सेम स्लोप सेम थीटा मेंटेन्ड है, एम पॉजिटिव अभी भी, और ये इंटरसेप्ट सी आपका यहां पे निगेटिव हो गया। क्लियर, बात क्लियर हुआ? और चेंजेस कर लेते हैं, केस 3 करके हम देख लेते हैं। केस 3, इस बार ये प्लस ये, इस बार ना स्लोप को माइनस एम एक्स कर लें और इंटरसेप्ट को पॉजिटिव रखें, स्लोप निगेटिव कर लें, यानी इस बार थीटा हम 90 से ज्यादा कर दें, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल भेज दें, तब तो tan थीटा निगेटिव हो जाएगा, पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव रखना है। देखिए करके देखा जाए, यहां ये रहा, ओके। हमें थीटा ज्यादा चाहिए, यानी ऐसे ना करके अब मैं ऐसे लूंगा, ऐसे। मुझे इंटरसेप्ट पॉजिटिव चाहिए और थीटा देखो, ये देखो, एक थीटा हमें मेजर करना है कहां से? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो इस पॉइंट से खींचो, पॉजिटिव किधर है? इधर की तरफ, ओके। और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से ये रहा एंटी क्लॉकवाइज, देखो थीटा आपका ग्रेटर देन 90 आ गया, यानी tan थीटा नेगेटिव हो गया, मतलब कि स्लोप नेगेटिव हो गया, ओके। स्लोप नेगेटिव, और इंटरसेप्ट अभी भी देखो यहां, इंटरसेप्ट आपका ये C जो है पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट ये C पॉजिटिव है, ओके। क्लियर? अब एक और केस हो सकता है क्या, कि मैं इसे और इसे दोनों को निगेटिव कर दूं, वो भी देख लिया जाए। लास्ट वाला वो केस भी देख लेते हैं हम। केस 4 अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये कि M भी निगेटिव कर लें और C भी निगेटिव कर लें, यानी यह इक्वेशन बन गया मेरा y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, यही इक्वेशन बनेगा। आप खुद बताओ क्या होगा? आपको दोनों इस बार नेगेटिव रखना है, मतलब ये थीटा 90 से ज्यादा हो और ये इंटरसेप्ट निगेटिव, यानी इसी लाइन जो यहां वाला लाइन था उसको पकड़ के खींच के ऐसे कर दो पैरेलल यहां कुछ, यानी सिचुएशन कुछ बन गया ऐसे। देखो आपका स्लोप अभी भी नेगेटिव है, और अब तो ये इंटरसेप्ट भी, ये C भी निगेटिव हो गया। आ गया ये केस, स्लोप भी निगेटिव और इंटरसेप्ट भी निगेटिव, ओके। इसके जितने वेरिएशंस प्लस माइनस करके कर सकते थे हो गए। चलिए, ओके। अब ये किस तरह के केस में फिजिक्स में हमें ऐसे ग्राफ मिलते हैं, तो आप सिंपल देख लो। आपको पता है 9th क्लास में ही आपने मोशन का पढ़ा है, तो उस मोशन में एक बड़ा स्टैंडर्ड इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ए टी, ओके। जरा इसको कंपेयर करवाओ तो y, इसको पहले थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, मैं ए टी को पहले लिख लूं, v इक्वल टू ए टी प्लस यू कर दूं, और इसको जरा कंपेयर करवाओ आप y इक्वल टू जो अभी आपने सीखा है एम एक्स प्लस सी से। क्लियर? तो क्या आप देखो y की जगह v है, यहां m की जगह स्लोप की जगह यहां एक्सीलरेशन है, x वेरिएबल की जगह यहां टाइम वेरिएबल है, और जो इंटरसेप्ट है वही बन रहा है u, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? तो अब इसका ग्राफ क्या इसी प्रकार का नहीं आएगा? आप देखो, ये ले लिया हमने वेलोसिटी, ये ले लिया हमने टाइम, राइट। क्या है इसका? पॉजिटिव, ये m पॉजिटिव और c भी पॉजिटिव, a और u, यानी कि पहला वाला जो केस था हमारा उस तरह का ग्राफ बनेगा, यानी पॉजिटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट। हम मान के चल रहे हैं कि यहां a पॉजिटिव है और u पॉजिटिव है, तो इसका कुछ इस तरह का नहीं बनेगा, ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट और पॉजिटिव स्लोप, ये कैटेगरी आ गया। क्लियर?
लेकिन जहां पे टाइम इन्वॉल्व हो वहां यूजुअली हम टाइम को पॉजिटिव लेते हैं। ग्राफ हम लेते हैं फॉर t इक्वल टू ग्रेटर देन 0, टाइम को पॉजिटिव रखते हुए, मतलब हम t इक्वल टू 0 यहां से स्टार्ट किए तो यहां के बाद का हम मोशन देख रहे हैं, इससे पहले का नहीं, राइट। तो हम t इक्वल टू 0 के बाद वाला पोर्शन ले लेंगे, दैट इज ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ले लेंगे, ये वाला पोर्शन ले लेंगे, ओके। अब यहां पर आप कहोगे कि ठीक है इंटरसेप्ट तो मुझे मिल गया, यानी u तो मुझे मिल गया, ओके। स्लोप का क्या करें? स्लोप तो जब ये पीछे आता और इस एक्सिस को काटता वहां पर हम tan थीटा लेते ना, तो कोई बात नहीं, हमें तो इस टाइम वाले एक्सिस से मतलब है ना, तो टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, ओके। ये लाइन टाइम वाले एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो इससे एंगल देख लो, वही बात है, इससे एंगल अगर थीटा बना रहा है तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इससे भी तो फिर थीटा ही बनाएगा ना ज्योमेट्री से। तो हमने ये काम किया कि ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर लिया और यहां हमने स्लोप यहां जाके निकाल लिया, tan थीटा इक्वल टू m, और जो कि यहां पर है a स्लोप हो गया। क्लियर? क्लियर कहानी? तो चलिए अब इसी पे मान लो कि हमें डायरेक्ट एक ग्राफ दिया हुआ है, हमें ग्राफ दिया और उसमें वैल्यू दे रखा है कि मान लो क्वेश्चन, इसी को मैं क्वेश्चन बना दूं कि यहां पर जो इंटरसेप्ट था, अब इसको इस तरह का सिचुएशन कर दूं मैं, ये एक ग्राफ दे रखा है मुझे और ये दे रखा है कि 45 डिग्री है और ये दे रखा है मेरा 5 है, वेलोसिटी टाइम का ये ग्राफ है। तो अब अगर हमसे पूछे कि a क्या है भाई और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तब हम सीधा सीधी कह देंगे कि जो इंटरसेप्ट है वही इनिशियल वेलोसिटी है, यानी इस ग्राफ देखने से मुझे पता चल गया, चाहे और कुछ दिया हुआ हो या ना, कि इसका इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u 5 मीटर पर सेकेंड है। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप उसका एक्सीलरेशन होता है, तो सीधा सीधी हम कहेंगे कि भाई एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, तो स्लोप और स्लोप क्या होता है tan थीटा, थीटा यहां 45 डिग्री, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें सिर्फ ग्राफ दिया हुआ रहे तो किस किस चीज के बीच में वो ग्राफ है उसके आधार पे हम दूसरे वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं। क्लियर? कहानी क्लियर हो गया? चलिए, कुछ छूट जाए तो काइंडली आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ओके। कई बार इस तरह का हो सकता है कि हमें शुरू में देखने में पता नहीं चलेगा कि वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, पर घुमा फिरा के जब मैथमेटिकली थोड़ा ऑपरेट करेंगे तो समझ में आएगा कि स्ट्रेट लाइन है। जैसे देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे, आपको जब वेव इक्वेशन पढ़ेंगे फिजिक्स में, तब एक इक्वेशन आता है इस तरह का, एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट बाय लेम्डा वेवलेंथ। ये आगे मिलेगा, फिलहाल आप इसे y और x वेरिएबल समझ लीजिए कि एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये है, कि यहां पर कांस्टेंट है, बस इतना ही। अब जब मिलेगा तब इसके बारे में हम विशेष रूप से जानेंगे कि क्या है। अब आपको दे दिया कि ग्राफ ऑफ, आपको लिखना है लॉग ई वर्सेज लॉग लेम्डा, लॉग ई वर्सेज लॉग लेम्डा का ग्राफ बताइए, ओके। आपको कम से कम यहां ये देख के आइडिया लग रहा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन टाइप का तो नहीं लग रहा है, लेकिन ग्राफ ना ई और लेम्डा के बीच में नहीं ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है आपको लॉग ई और लॉग लेम्डा के बीच में। तो सबसे पहले तो हमें लॉग इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब देखें कि लॉग ई लॉग लेम्डा के बीच में किस तरह का नेचर बन रहा है। चलिए, तो इसको लॉग इंट्रोड्यूस किया जाए। लॉग हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू लॉग ऑफ के बाई लेम्डा। अब लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि लॉग m बाई एन इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n होता है। लॉग लेम्डा हमको अलग लाना है,
तो यहां ये प्रॉपर्टी लगा दें, लॉग क्या बन जाएगा, लॉग के माइनस लॉग लेमडा। क्लियर। लॉग ई इजकल टू, थोड़ा सा और अरेंज करके लिख लें, इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस लॉग लेमडा प्लस लॉग के। ओके, और एक लाइन और लिख लिया जाए, लॉग ई इजकल टू, इसको -1 ऐसे कर लूं, और लॉग लेमडा। जस्ट इसको अरेंज करने से ना हमें ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। लॉग के था ये, लॉग के। क्लियर। अब जरा आप देखो कि लॉग ई और लॉग लेमडा के बीच में ग्राफ है, आप इसको कंपेयर करो। ये आपका एक तरह से y है, एम एक्स प्लस सी, के कांस्टेंट है तो लॉग के भी तो कांस्टेंट ही हो गया ना। तो यहां से जरा आप कंपेयर करो कि आपका y की जगह यहां लॉग ई हो गया और x की जगह लॉग लेमडा हो गया, और वो कांस्टेंट की जगह लॉग के हो गया। तो क्या ये, इसको अगर मैं y मानूं और इसको मैं x मानूं, तो y इजकल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से बन गया ये स्ट्रेट लाइन। आप देखो, तो ये डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, ये लॉग में इक्वेशन हमें दे रखा था एनर्जी और लेमडा का, और ग्राफ पूछ रहा था लॉग ऑफ ई और लॉग ऑफ लेमडा का, जिसको कि आगे जब इंटरप्रेट किया गया तो पता चला ये तो भाई स्ट्रेट लाइन बन गया। अब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, आराम से इधर आप ले लिया लॉग ई, इधर क्या हो गया लॉग लेमडा। स्लोप कितना हो गया, स्लोप हो गया -1, -1 नेगेटिव स्लोप इधर आ गया, और इंटरसेप्ट क्या, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप यानी थीटा 190 से ज्यादा। क्लियर। नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये इसका स्ट्रेट लाइन आ गया। क्लियर। तो कई बार डायरेक्ट पता नहीं चलता है, तो थोड़ा एक आध लाइन आगे बढ़ने पे उस ग्राफ का हमें नेचर पता चल जाता है। चलिए मिटाऊं इसे, चलिए मिटाया जाए। अब मोर और लेस स्ट्रेट लाइन तो निपट गया। अब जरा सा x में एक पावर ना दे करके एक पावर और बढ़ा के देखते हैं, जैसे y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तब जरा ग्राफ क्या होगा ये देखते हैं। मैंने कहा y इक्वल टू एक्स तो निपट गया, y इक्वल टू इस बार ले लेते हैं के एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये ग्राफ, इस तरह का ग्राफ आता है पैराबोलिक ग्राफ। इस तरह का ग्राफ बनेगा आपको क्या, पैराबोलिक। क्या उसका नेचर होगा, कैसा होगा, जरा देखते हैं। तो पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन आप समझ लो, ग्राफ के लिए एक जनरल बात समझ लो कि कभी भी अगर मान लो जैसे y x का फंक्शन है, यहां ले लिया आपने y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, कभी भी अगर x का सिर्फ और सिर्फ इवन पावर रहे, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 2 ही रहे, 4 भी हो सकता था, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 भी हो सकता था। सिर्फ ये कंडीशन है कि x के जब भी आए तो x इवन पावर में आए, उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। मतलब जो y एक्सिस के दाएं होगा वही y एक्सिस के बाएं होगा, राइट लेफ्ट सेम कर्व होगा। ऐसा इसलिए होता है कि आप देखो इस x के जगह अगर आप -x भी रख दोगे तो इवन पावर उसको स्क्वायर बना करके पॉजिटिव बना देगा, इसलिए वो -x की तरफ या x की तरफ ग्राफ का नेचर सेम हो जाता है। जैसे आप इस केस में देखो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ कुछ आएगा इस तरह से, x का स्क्वायर है, यानी ये देखो आप तेजी से बढ़ेगा। मतलब यूं समझ लो कि इसको अगर मैं कहूं y इक्वल टू के एक्स था, राइट, तो यहां तो x का स्क्वायर है ना, तो और तेजी से y की तरफ बढ़ेगा। जैसे अगर यहां x1 रखो तो y इक्वल टू के आएगा, यहां भी x1 रखो y इक्वल टू के आएगा, लेकिन x2 रखने पे यहां y2 के आएगा, लेकिन x2 रखने पे यहां y4 के आएगा। यानी ये ग्राफ इस लाइन से ऊपर y की तरफ अब ये भागेगा ऐसे, राइट। ये यहां से छोड़ के अब ऊपर की तरफ, मतलब ज्यादा y हो रहा है तो इधर से इधर की तरफ ये ऐसे भागेगा। आप देखो ये कुछ बनेगा ऐसे, पहले तो ये बल्कि इस लाइन से नीचे ही रहेगा पहले थोड़ा दूर तक,
लेकिन फिर जब ये क्रॉस करेगा इस लाइन को तो एकदम पॉजिटिव ये ऐसे भागेगा इस तरह से। कारण कि x जब 1 से कम रहेगा ना तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है। तो x हाफ पे ये k/2 है, पर x हाफ पे ये k/4 बन जाएगा। यानी कि 1 से कम, इसे अगर मैं कहूं कि x = 1 है तो 1 से कम तो ये लाइन आगे है, और ये kx² वाला अभी इसके नीचे है। लेकिन जैसे ही 1 के बाद बढ़ेंगे, x = 2, x = 3, x = 4, तो ये लाइन से ये लाइन बिल्कुल ऊपर उठता हुआ सा ये भागेगा। इसको थोड़ा और अच्छे से बना लिया जाए, बिल्कुल ऐसे। ओके, और हमने क्या कहा कि भाई अगर x का स्क्वायर है तो ये कर्व y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। यानी जो कहानी x में है वही कहानी -x में होगी। तो बस इसका मिरर इमेज उठा करके इधर बना दीजिए, आइडेंटिकल इस तरह से। ये इस तरह का कर्व बन गया, कटोरा टाइप का समझो, एक बाउल टाइप का समझो ये। ओके, ये कर्व बन गया आपको किसका, y = kx² का। अब मैं इस कर्व को मिटा देता हूं, ये वाला जस्ट मैंने कंपैरिजन के लिए रखा था y = kx वाला। अब ये देखो y = सिर्फ kx² का ग्राफ यहां रह गया, y = kx² का ग्राफ। क्लियर, बाउल। ओके, पर इस कर्व को जरा देखो, इस कर्व में और स्ट्रेट लाइन के कर्व में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि अगर इस कर्व का स्लोप कहा जाए तो क्या होगा। वहां तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप निकाल दिए थे कि भाई वो लाइन आप देखो कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, वो थीटा का tan थीटा ले लो। ओके, लेकिन यहां तो कोई लाइन है नहीं, यहां तो ये कर्व है। तब अब हम कौन सा लाइन लें, कैसे इसका स्लोप निकालें। तो यहां पर देखो, आपको जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है वहां पर आपको एक लाइन बनाना है। कौन सा लाइन, जैसे मान लो हमें इस पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप चाहिए, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अब एक लाइन बनाऊंगा मैं। कैसा लाइन, एक ऐसा लाइन जो इसको जस्ट टच करके निकल जाए, टचिंग लाइन, उसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। एक लाइन जो इसको जस्ट ऐसे टच करके यहां पर ऐसे टच करके निकल गया, तो इसको हम बोलेंगे इस पॉइंट P का क्या, टेंजेंट लाइन। अब हम देखेंगे कि इस पॉइंट P पे जो टेंजेंट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, मान लिया θ1। तो हम यहां पर इस P पॉइंट पे स्लोप कह देंगे m, स्लोप एट पॉइंट P = tan of θ1। अब हर जगह मुझे वो टेंजेंट ड्रॉ करना है, और हर जगह का थीटा अलग अलग हो सकता है। तो करस्पॉन्डिंगली इस कर्व का स्लोप है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, वो फिक्स नहीं है। अब जैसे अगर मैं बात यहां की करूं, तब यहां पर ये जो लाइन बना, ये वाला जो लाइन बना, इसका एंगल पिछले वाले एंगल से बड़ा है। θ2 ग्रेटर देन θ1 है, तो tan ऑफ θ2 ग्रेटर देन tan θ1 हो गया। यानी स्लोप एट पॉइंट, इसको अगर मैं Q मान लूं, हम कहेंगे स्लोप एट पॉइंट Q इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट P। क्लियर, ये कहानी क्लियर हुई। अब मान लो हमें इस ग्राफ का नेचर देख करके पहचानना कि स्लोप बढ़ रहा है कि स्लोप घट रहा है। जैसे इस केस में आपने देखा कि P पॉइंट की अपेक्षा Q पॉइंट का स्लोप ज्यादा था। ओके, अगर मैं एक दूसरे तरह का इधर एक ग्राफ लूं जो कि कुछ इस तरह का है, इस तरह का ग्राफ हो गया y एक्सिस और कहूं x एक्सिस पे, इस तरह का ग्राफ हो गया। ये ऑरिजिन है, ये इधर x एक्सिस है, ये इधर y एक्सिस है, इस तरह का ग्राफ। इस ग्राफ में आप देखो, मान लो कि यहां से लेकर के यहां तक, इस ग्राफ को देखो, यहां से लेकर के यहां तक। आप यहां पर अगर स्लोप की बात करो तो क्या कहोगे। मान लो कि ये इस पॉइंट को मैं A नाम दे दूं
और इस पॉइंट को मैं बी नाम दे दूं और बीच में एक पॉइंट पी ले लूं, ऐसे। ओके, आप देखो, आप कहोगे कि ए पर अगर हम स्लोप की बात करें तो ए पर तो बिल्कुल ये सीधी लाइन हो गई भाई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चली गई, वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइन है, यानी ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है, तभी तो पैरेलल चली गई। ओके, तब इसका स्लोप क्या होगा? उस पॉइंट ए पॉइंट पे इसका स्लोप क्या होगा? आप सीधा कहोगे भाई tan 0 लगा दो, हमें तो tan थीटा लेना है ना, तो tan 0 लगा दो, tan 0 डिग्री है इक्वल टू 0, यानी हम कहेंगे कि स्लोप एट पॉइंट ए कितना है? तो 0 है। ओके, अब जरा दूसरे पॉइंट पे देखें, जैसे इस पी पॉइंट की बात कर लें, तो इस पी पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जिस पॉइंट पे स्लोप चाहिए हमें उस पॉइंट पे एक टचिंग लाइन दैट इज टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना है। तो लो भाई ड्रॉ कर दिया, यहां पर आपने इसको टच करता हुआ यहां से ये लो ड्रॉ कर दिया हमने। ओके, तो यहां पर जरा आप देखो तो इसका ये थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया, यानी अगर मैं स्लोप एट पॉइंट पी की अब बात करूं, स्लोप एट पॉइंट पी तो निगेटिव हो गया, राइट। तो इसको देखो, जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है इस तरह से, तो आप देखो यहां 0 था, ए पे 0 था और पी पॉइंट पे निगेटिव है, यानी अगर मैं कहूं कि मान लो स्लोप ए पे 0 है और पी पॉइंट पे मान लिया कि -1 है। ओके, तो 0 बड़ा है कि -1? आप नंबर सिस्टम के हिसाब से 0 बड़ा है ना जी, निगेटिव से तो कम बड़ा है ना, तो आप कहोगे कि एम पी कम है किससे? एम ए से, यानी स्लोप क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है इसका स्लोप भी डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ हो गया, डिक्रीजिंग स्लोप ग्राफ हो गया ये। और इधर वाला जो था ये क्या था? इंक्रीजिंग स्लोप, ऐसे से ऐसे जा रहे थे। तो यहां पर इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो यहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, मतलब एक्स एक्सिस ही हो गया, यानी इस पॉइंट पे, ओरिजिन पॉइंट पे इसके स्लोप 0 था, पर इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से बढ़ता जा रहा है, पी क्यू, देखा आपने यहां पर। ओके, तो इससे हम क्या कह देंगे? इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। उधर डिक्रीजिंग स्लोप और इसे कहेंगे हम इंक्रीजिंग स्लोप ग्राफ। ओके, तो इसको पहचानने का एक देशी तरीका आप यूं समझो कि जब भी आप मिस्टर स्माइली को देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं और 2-3 पिक्चर दे रहा हूं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया, राइट? ये नेचर और ये नेचर क्लियर। अब इसी पे मैं 2-3 सिचुएशन दे रहा हूं और आप बताना कि किसका स्लोप बढ़ रहा है और किसमें स्लोप घट रहा है। चलो, तो इन तीनों पिक्चर्स में हमें यह बताना है कि स्लोप इंक्रीजिंग है या स्लोप डिक्रीजिंग है। तो हम सीधा सीधी ये देखेंगे कि अगर ये एक इस स्माइली का पार्ट है तो स्लोप इंक्रीजिंग है, यहां पर स्लोप इंक्रीजिंग है और यहां पर स्लोप डिक्रीजिंग है। तो आप देखो, ये भले इसका आधा पार्ट दिख रहा है लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे तो ये स्माइली सा बन जाएगा ऐसा, यानी इसमें हम आंख मूंद करके कहेंगे कि क्या है? ये स्लोप इंक्रीजिंग है। इसकी स्लोप लगातार, अगर हम इस एक्स के साथ कर्व में ऐसे से ऐसे बढ़ेंगे तो स्लोप बढ़ेगा। ओके, यहां पर इसको देखो, ये वाला इस रोंदू सिंह का पार्ट है, इतना पार्ट देख लो, ऐसे यहां से हटा दो, इधर ये पार्ट है, तो इसको देखते ही आप कहोगे कि क्या है? बेसिकली ये स्लोप डिक्रीजिंग है, यानी कि जैसे जैसे हम इधर की तरफ आएंगे, जैसे जैसे हम एक्स बढ़ाएंगे, इस कर्व का स्लोप क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और इसमें तो भाई ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें तो स्लोप में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है और ये स्ट्रेट लाइन एक्स लाइन के पैरेलल है, तो हम सीधा सीधी कहेंगे स्लोप 0, नॉट चेंजिंग। क्लियर? कहानी क्लियर यहां तक? चलिए, तो स्लोप के बारे में तो आइडिया लग गया, चाहे वो स्ट्रेट लाइन का हो या इस तरह के कर्व का हो, स्लोप का क्या मीनिंग है वो समझ में आ गया। चलिए, अब इसी ग्राफ को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए।
अब जैसे हमने लिया था y इजकल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ओके। अब हम ले रहे हैं y इजकल टू, अगर मैं इसे माइनस के एक्स स्क्वायर कर दूं तो जो ग्राफ उधर पॉजिटिव y एक्सिस में था वो आ जाएगा अब निगेटिव y एक्सिस में। मतलब ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ अगर ऐसा है, ये x एक्सिस का हो और ये y एक्सिस का हो, तो ये ऊपर की तरफ ना जाकर के ये कटोरा नीचे आ गया, ये हो गया y इजकल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। ये बन गया हमारा पैराबोलिक, ये पैराबोलिक ओपन टुवर्ड्स निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। और इस केस में ऊपर ओपन होता था पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, ओके। चलिए अब इसमें मान लो कि मैं स्ट्रेट लाइन और पैराबोला दोनों को मिला दूं। जैसे कहने का मतलब आपने y इजकल टू के एक्स का देख लिया, आपने y इजकल टू के एक्स स्क्वायर का देख लिया। अगर मैं कहूं कि भाई इस बार आप कुछ ऐसा ले लो कि y इजकल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, इस तरह का कर्व, इस तरह ये दोनों रहें तब किस तरह का कर्व बनेगा। आप सिंपल देखो, यहां पर थोड़ा सा एनालाइज कर लो, खुद समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैं सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के लिए ले रहा हूं, इधर वाला पार्ट को अभी मैं हटा रहा हूं, तो x ग्रेटर देन 0 में आप देखो अगर ax का ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का आ गया स्ट्रेट लाइन, ओके। और bx स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ याद करो आया था इस तरह का, ऐसे, राइट। ये हो गया मेरा कहें y इजकल टू ए एक्स और ये हो गया मेरा y इजकल टू बी एक्स स्क्वायर, ओके। इन दोनों का सम है, यानी जो भी वैल्यूज होंगे ये दोनों जुड़ करके होंगे, ये दोनों जुड़ करके होंगे। इसका मतलब वो इस लाइन से तो ग्राफ ऊपर ही जाएगा, क्योंकि इस लाइन में ये टर्म जुड़ा ही है। तो बेसिकली क्या होगा, इसका नेचर तो पैराबोलिक ही रहेगा, लेकिन और y की तरफ थोड़ा और तीखा हो जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसे समझो, ये इस लाइन के नीचे आएगा नहीं, इस लाइन में प्लस हो रहा है, तो ये कुछ ऐसे, यहीं से ऐसे ये उठ गया, राइट। ये था y इजकल टू बी एक्स स्क्वायर, अब ये और y की तरफ तीखा हो गया, ये हो गया y इजकल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। और इस तरह का ग्राफ हमें मिलता भी है। जैसे अगर आप कहो एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इधर एस हो गया इधर टी हो गया, बिल्कुल यही इस तरह का एक कर्व जाएगा। समझ में आ रही है बात, ओके। एक केस और ले लेते हैं, इस बार ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ना करके मैं ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर करूं तो कैसा ग्राफ आएगा। जैसे मैंने कहा कि इस बार दोनों टर्म्स का प्लस नहीं बल्कि दोनों टर्म का माइनस है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ओके। फिर थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो क्या हो सकता है कहानी। आप देखो जैसे आपने पहले किया अभी वैसे ही कर लेते हैं। ये बना मेरा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x हो गया, ये y हो गया। फिर हम बना लें कि y इजकल टू, ये तो मेरा हो गया जी y इजकल टू ए एक्स, और y इजकल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर है, यानी ये ऊपर ना जाकर के नीचे आएगा। क्लियर, यानी ये ऊपर ना जाकर के इस बार ऐसे नीचे आएगा। y इजकल टू ए एक्स ऊपर गया और ये हो गया y इजकल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर। और एक तरह से इन दोनों का सम, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स स्क्वायर, यानी इस ग्राफ का और इस ग्राफ का सम हो गया बेसिकली। क्लियर, ये इन दोनों का रिजल्टेंट ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो बेसिकली क्या होगा, थोड़ा दूर तक तो ये कर्व इसे ऊपर ले जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर बी एक्स स्क्वायर हावी हो जाएगा और वो उसको नीचे ड्रैग कर लेगा, यानी कहानी कुछ बनाएगा इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो ये बात क्लियर हो गया। तो ये वाला कर्व हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट, दैट इज ए एक्स और
माइनस बी एक्स स्क्वायर का रिजल्टेंट ये वाला कर्व हो गया। तो अब आप निकाल भी सकते हैं कि x के किस वैल्यू के लिए ये फिर से इस y ये कर्व फिर से आकर के ये x एक्सिस से मिल जाएगा। ये चीज हम चाहें तो यहां से निकाल भी सकते हैं। आप देखो आपका है y इजकल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। y इजकल टू जैसे ही जीरो करोगे तो ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर जीरो हो गया। आप x कॉमन ले लो तो a माइनस बी एक्स इजकल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो x बराबर जीरो होगा या a माइनस बी एक्स बराबर जीरो होगा। तो यहां से a बराबर बी एक्स हो गया और x इजकल टू ए बाई बी आ गया। मतलब ये जो वैल्यू है x इजकल टू ए बाई बी है, x के इस वैल्यू के लिए आपका y फिर से यहां जीरो हो गया। यानी ये लगातार इंक्रीजिंग नहीं है, इन सब कर्व की तरह ये लगातार इंक्रीजिंग नहीं है, ये इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम हुआ और फिर यहां जीरो हो गया। क्लियर? और ऐसा कर्व याद करो हमें कब मिलता है, आप सिंपल ये वाला इक्वेशन देख लो ना, एक मिनट। जब आप एक पत्थर को नीचे से ऊपर या एक बॉल को नीचे से ऊपर उछालते हो तो ग्रेविटी नीचे काम कर रही होती है। आपने वर्टिकली नीचे से ऊपर फेंका, ठीक है, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है। मोशन का कौन सा इक्वेशन गाइड करता है? ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये हाइट और ये टाइम, टी इजकल टू जीरो। बॉल आपने यहां से फेंका जी, मान लो ये रहे जी, ये रहे, इनको बना दो मिस्टर, और ये इन्होंने एक बॉल को यू स्पीड से ऊपर फेंक दिया। ओके, अब इस बॉल की हाइट बढ़ रही है, 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 एकदम से ये मैक्सिमम हाइट पे गया और उसके बाद क्या, नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, नीचे गिरना स्टार्ट हुआ और फिर मिस्टर एक्स के हाथ में। समय के साथ पहले हाइट बढ़ी, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हाइट बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। इस समय पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंची और फिर यहां आकर के फिर उनके हाथ में ही गिर गई। हमने बॉल ऊपर फेंका, फिर ऊपर से फिर बॉल नीचे आई, हमने कैच कर लिया। ओके, हम उसी से अभी हमने निकाला ना जी कि x इक्वल टू ए बाई बी में फिर वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो आप यहां पे कह दो कि a की जगह u है और b की जगह कितना है, हाफ g। इसे मैं कंपेयर करा रहा हूं ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर से, तो a की जगह u हो गया और b की जगह हाफ g। तो वो टाइम t a बाई बी हो गया। ओके, यानी u बाई हाफ g हो गया। इस हाफ से 2 को ऊपर भेजो तो बेसिकली हो गया कितना, 2u बाई जी। यानी ये टाइम वही है 2u बाई जी जिसमें कि वो फिर से हमारे हाथ में आके गिर जाएगा। और इसी का आधा कर दोगे तो ये टाइम निकल गया। ये टाइम t u बाई जी वो टाइम है जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पे है। क्लियर हुआ? ये कहानी क्लियर हुआ? एक और सिचुएशन हो सकता है जिसमें हमें इस तरह का ग्राफ मिल सकता है। जैसे अगर हम कहें, अगर हम एक तरह का सिचुएशन ले लें, आप देखो, जैसे मान लो कि यहां पर 2 आदमी है, ये रहा पहला आदमी और इसने ये बॉल फेंका अपने फ्रेंड को, इसका फ्रेंड यहां पे है, ये सिंबॉलिकली बना दो, ऐसे 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 ऐसे, और ये इसको कैच करेगा। ये बॉल ऐसे फेंका और ये बॉल को ऐसे कैच कर लिया पैराबोलिकली एक स्ट्रेट लाइन में। ये तो हुआ पहले वाला एग्जांपल क्या था कि हमने खुद फेंका एक जगह पे और ऐसे ऐसे कैच कर रहे हैं, फिर ऐसे फेंका फिर ऐसे ऐसे कैच कर रहे हैं। ये वाला एग्जांपल है कि ये यहां पर हम यहां पे हैं, मेरा दोस्त वहां पर है, तो मैंने उसे ऐसे दिया, वर्टिकली अपनी फेंका, ऐसे फेंका, तो ये ऐसे गया और ऐसे ऐसे उसने कैच कर लिया। तो ये कहानी बनी। यहां भी देखो तो जो बॉल का जो रास्ता है, अगर मैं इधर की तरफ x कह दूं और इधर की तरफ y कह दूं, तो बॉल जिस रास्ते से जा रहा है ये रास्ता फिर से पैराबोलिक कर्व बन जाएगा। ये वही कर्व बन जाएगा, पैराबोलिक कर्व। और यहां y और x में फिर इसी तरह का इक्वेशन आएगा। चैप्टर 2 पढ़ोगे प्रोजेक्टाइल मोशन, तब ये काफी डिटेल्ड में आएगा, लेकिन आप वहां देखोगे कि उसका जो इक्वेशन बना वो इसी
शेप का बन जाएगा। इसी तरह का इक्वेशन वहां पर हमें मिलेगा। कहां पर? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? इस तरह के ग्राफ हमें फिजिक्स में कहां कहां कैसे कैसे मिलेंगे, यह बात क्लियर हुआ। चलिए, तो चलिए, दो तरह का तो हमें कर्व क्लियर हो गया, स्ट्रेट लाइन कर्व हो गया, पैराबोलिक, ये सब क्लियर हो गया। अब हम जरा देखें सर्कल का इक्वेशन। ओके, तो आइए अब आया जाए सर्कल की तरफ। सर्कल का इक्वेशन होता है, सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, सर्कल, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ओके, अब इस इक्वेशन को जरा गौर से देखो। यहां एक्स का भी इवन पावर है और यहां वाई का भी इवन पावर है। और कुछ देर पहले यह चर्चा हुई थी कि अगर इवन पावर में आए, जैसे एक्स का इवन पावर आए तो वो वाई के सिमेट्रिक होता है, पर यहां तो वाई का भी इवन पावर है यानी एक्स के सिमेट्रिक है। यानी ये कर्व वाई एक्सिस की भी सिमेट्रिक है, ये कर्व एक्स एक्सिस के भी सिमेट्रिक है। आप देखो, बड़ा ही सिमेट्रिक ये पिक्चर है। ये आ गया जी, ये आ गया मेरा सर्कल, ये आ गया मेरा सर्कल, और ये आ गया मेरा जी वाई और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पर ओरिजिन है। देखो, अगर आप एक्स एक्सिस के हिसाब से देखो तो इसके जो ऊपर है वही इसके नीचे भी है, एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक। क्यों? वाई का पावर इवन है। और वाई एक्सिस के हिसाब से देखो तो जो इधर है वही इधर है। फिर से वही बात, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है। तो यहां एक्स का भी इवन पावर है, वाई का भी इवन पावर है, तो कर्व पूरी तरह से एक्स वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। ओके, रेडियस फिक्स होता है सर्कल का, और यही हुआ ना, सेंटर से लेकर के ये दूरी, सेंटर से लेकर के ये दूरी रेडियस हो गया, और यहां पर इसका सेंटर हो गया। इस सर्कल का सेंटर हम किसे कहेंगे? ओरिजिन को, 0 0 को, और इस रेडियस है यहां पे r। ओके, राइट। ओके, अब इसी में अगर थोड़ा सा इस सर्कल के शेप को चेंज किया जाए, कुछ यूं समझो, अब इसको मैं ऊपर से ऐसे दबा दूं, ऐसे ऐसे अगर दबा दूं तो इसकी लंबाई ये वाली एक्स एक्सिस में थोड़ा एक्सपैंड कर जाएगा, यानी इसका ये वाला रेडियस थोड़ा बढ़ जाएगा और ये वाला रेडियस थोड़ा दब जाएगा। तो इस तरह के शेप को हम बोलते हैं इलिप्स। आप इसको इस तरह का हम समझ लें, आपने क्या किया, आपने यहां से ऊपर से ऐसे दबा दिया। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे हमने किया, ऐसे कर दिया, तो मेरा ये वाला रेडियस छोटा हो गया और ये वाला रेडियस थोड़ा बड़ा हो गया। यानी ये वाला रेडियस को हम थोड़ा बड़ा कर लें दोनों तरफ, और ये वाला रेडियस को हम थोड़ा छोटा कर लें, ऐसे। क्लियर? तब जो शेप बना, कुछ इसको कुछ ऐसा समझ लें, ऐसा, इस तरह का, इस तरह का कुछ। इसमें क्या हुआ भाई? इसमें हमने इसका ये वाला एक तरह से रेडियस छोटा कर दिया, इसलिए मैं यहां ए और बी से दिखा रहा हूं। वहां सर्कल के केस में दोनों आर आर था और ये बड़ा कर दिया। क्लियर? तो इसका इक्वेशन भी हम यहीं से ला सकते हैं। हमें पता है ना कि सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का था। ओके, अब अगर मैं आर स्क्वायर को इधर ले आऊं, आर स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो इस आर स्क्वायर को अब दोनों पे अलग अलग कर दूं, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर 1। ये तो है सर्कल, सर्कल। अब इलिप्स के केस में क्या हुआ कि ये जो ए है ये आर से बड़ा हो गया है और बी मेरा आर से छोटा हो गया है। तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट इसका ए है और वाई एक्सिस में इसका इंटरसेप्ट हो गया बी। तो अब हम यहां पर जब इलिप्स के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे तो उस सर्कल वाले में ही जो था एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1,
में एक्स एक्सिस के आर की जगह ए लिख देंगे और वाई एक्सिस के आर की जगह हम बी लिख दें। तो यहां का इक्वेशन क्या बन जाना चाहिए बताओ? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई में हम क्या लिखें? वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखो, ये यहां का इक्वेशन बन गया। आप सीधा सीधी याद रखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सर्कल का, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इलिप्स का। याद करने में दिक्कत हो तो सर्कल के इक्वेशन को थोड़ा सा घुमा फिरा के मैंने इसी सर्कल के इक्वेशन को यहां लेकर के आए, तब यहां से आपको x वाला r a कर देना है, y वाला r b कर देना है और ये वाला इक्वेशन बन जाएगा इलिप्स का, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? सर्कल इलिप्स दोनों क्लियर? चलो अब सर्कल वाला मैं मिटा रहा हूं। आपने देखा कि इलिप्स का इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अब अगर मैं इसके बीच वाले प्लस साइन को माइनस कर दूं, इलिप्स के एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाले को मैं माइनस कर दूं, मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वो बन जाएगा क्या? हाइपरबोला। हाइपरबोला में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। आपने क्या करना है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस था ना वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही था इलिप्स का। ये प्लस हटा करके माइनस कर दिया, बीच में माइनस कर दिया। ये बन गया मेरा हाइपरबोला का इक्वेशन। हमें जो जिस तरह का हाइपरबोला आता है वो एक जनरल हाइपरबोला ना आकर के हमें आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब क्यों नाम है इसका रेक्टेंगुलर, क्या होता है, एसिम्पटोट कैसे वैरी करते हैं, उन सब चीजों में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये जान लेंगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, बस। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन बड़ा ही आसान है, सीधा सीधी है क्या? x इंटू वाई बराबर एक कांस्टेंट, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट। यानी आप कह लो कि x इजकल टू चाहे लिख लो k बाई वाई या y इजकल टू लिख लो k बाई एक्स। सिंपल। ये फॉर्म हमें जानना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। किस तरह का ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का? चलो एलिप्स वाला हो गया, मिटा दूं। चलो बड़ा इजी सा ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। आपका सीधा सीधी इक्वेशन बड़ा प्यारा सा आ गया, y इजकल टू के बाई एक्स। यही इक्वेशन आया ना? आप देखो, अगर इसके एक वैल्यू को देखो जरा, x 0 रखोगे तो किसी संख्या बाई 0 आपका y इंफिनिटी हो जाएगा, और जब x इंफिनिटी रखोगे तो कोई संख्या को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ तो बड़ा आसान हो जाएगा। आप देखो, x 0 पे y इनफाइनाइट, और जैसे जैसे x बढ़ाओगे x इनफाइनाइट हुआ तो y 0 को अप्रोच कर रहा है। क्लियर? x 0 y इनफाइनाइट से ऐसे ये 0 को अप्रोच कर रहा है। वेरी सिंपल, कहानी क्लियर हो गया ये। चलो अब फिजिक्स में हमें इस तरह का ग्राफ कहां मिलता है? देखो, PV इजकल टू nRT, एक गैस का इक्वेशन है ये बेसिकली, कि गैस को गर्म करेंगे, एक्सपैंड होगा तो उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, इन सबों में रिलेशन है। एन है कि कितना क्वांटिटी, कितना मोल आपने गैस का लिया था, और आर भी यहां पे कांस्टेंट है। तो बेसिकली हम कहें कि PV बराबर एक कांस्टेंट इनटू T, ये समझ लो। ओके, अब इस गैस को हम ऐसे प्रोसेस से गुजारें कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने दें। प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं मतलब प्रेशर घट रहा है। प्रेशर वॉल्यूम आपस में चेंज हो रहे हैं, पर टेम्परेचर को हमने किसी मैकेनिज्म से कांस्टेंट रखा हुआ है। मतलब अब अगर हमने टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया तब तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम इजकल टू कांस्टेंट, राइट? ओके, तो PV इजकल टू क्या बन गया? K, यही वाला आ गया। अब प्रेशर इजकल टू सीधा सीधी
K/V। अब यहां ये ग्राफ इधर प्रेशर कर लो, इधर वॉल्यूम कर लो, यही ग्राफ आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो मिटाया जाए। अब चलो ये सब ग्राफ समझ लेने के बाद ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व जरा देखें। ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफ्स, यानी साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ये सब ग्राफ देखें। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री में चीजें क्या चेंज हो जाएगी, आप यूं समझो। मान लो आप y इक्वल टू के एक्स का ग्राफ लेते हो, तो जैसे जैसे x बढ़ रहा था y भी बढ़ते जा रहा था, x इनफाइनाइट तो y भी इनफाइनाइट। ओके, y के एक्स स्क्वायर तो वैसे ही कटोरा की तरह ऐसे बढ़ते जा रहा था, ये इनफाइनाइट तो वो भी इनफाइनाइट। ओके, यानी जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा करस्पॉन्डिंगली y भी बढ़ता जा रहा था। ओके, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व में रिपीटिटिव नेचर का होता है, यह सीधा सीधी बढ़ते नहीं जाता है, बल्कि एक ही रेंज में यह घूमते रहता है। आप इसको ऐसे समझो, मान लो ये है मिस्टर एक्स। ओके, अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो इनका डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, राइट। ओके, अब एक दूसरा बंदा है जो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, बल्कि वो इस गोल चक्कर में ना गोल गोल घूम रहा है। ये बंदा है, इसको कह दो मिस्टर वाई। ये है मिस्टर वाई और इसे कह दो मिस्टर एक्स। ये है मिस्टर एक्स, राइट। ओके, तो मिस्टर एक्स का एस बढ़ता जा रहा है। मिस्टर वाई का क्या हो रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट से देखूं, इस पॉइंट से मान लो कि मिस्टर वाई आपको इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, यहां से चलना स्टार्ट किए, तो एक चक्कर, राइट, फिर यहां से दूसरा चक्कर, फिर यहां से तीसरा चक्कर। तो वो यहीं इसी रेंज में वो बाउंड है, वो बढ़ नहीं रहे हैं। वाई से देखें तो मैक्सिमम ये यहां से यहां तक गए, फिर घूम के यहां, फिर बढ़ा, फिर घूम के यहां। तो इस पॉइंट से जो अगर मैं कहूं कि उनकी पोजीशन जो है बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही है, इसी रेंज में वो घूम रहे हैं। जबकि यहां अगर वो स्ट्रेट लाइन चलता जा रहा है तो उसकी दूरी, उसका पोजीशन बढ़ता जा रहा है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक कर्व है जो साइन का, कॉस का, वो रेंज बाउंड है, एक ही रेंज में वो रिपीट करके घूमता जाएगा। जैसे अगर अब हम साइन का ग्राफ बनाएं, जैसे देखो, अब अगर मैं लूं यहां पर y इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ आपको -1 से लेके 1 के बीच में ही घूमता रहेगा। ना तो ये -1 से नीचे जाएगा, ना ये 1 से ऊपर जाएगा। इसका ग्राफ किस तरह का आएगा, आप साइन की वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री के क्लास हमने किए हैं, साइन का वैल्यू आप जानते हो। साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0। साइन अगर इधर मैं एक्स बेसिकली क्या है, एंगल हो गया, एक्स एंगल थीटा समझ लो आप, और वाई ये इधर हो गया साइन एक्स, इधर हो गया साइन एक्स। एक्स 0 मतलब थीटा 0 पे 0। साइन 90 1 के बाद अब ये और ऊपर नहीं जाएगा, 180 पे फिर से 0, फिर 270 -1 से ये और नीचे नहीं जाएगा, ये 360 पे फिर से 0, और ये इसी को रिपीट करता रहेगा। अब इसी को आगे, इसी को ऐसे 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 ये रिपीट करता रहेगा। यानी ये यहां से और यहां के बीच में ये कर्व जो है बाउंड हो गया। ये थोड़ा ज्यादा ऊपर बन गया, इसको थोड़ा करस्पॉन्डिंगली नीचे कर लो। ओके, तो ये इस -1 से +1 के बीच में ही रेंज बाउंड हो गया। अब आप एक्स कितना भी बढ़ाते जाओ, ये डोलते रहेंगे, डांस करते रहेंगे, पर इसी के बीच में रहेंगे। क्लियर? तो ये हम कहेंगे ये रेंज बाउंड होते हैं, ये रिपीटिटिव होते हैं। अब कॉस भी इसी प्रकार का है। कॉस में सिर्फ फर्क ये पड़ जाएगा कि ये साइन 0 0 से स्टार्ट हुआ था और कॉस 0 1 से स्टार्ट होता है। मतलब इसको, ये पूरे ग्राफ को यहां से पकड़ के इस एंड को यहां सटा दो तो बन गया वो
कॉस का ग्राफ, राइट। चलो इसी को मैं मिटा के इसी पे आपको कॉस कर दे रहा हूं। ये था साइन का, और कॉस 0 पे ही बन जाता है 1। कॉस 0 पे ही बन जाता है 1, यानी ये यहां से स्टार्ट होंगे मिस्टर, ये मिस्टर यहां से स्टार्ट होंगे। कॉस 90 पे 0, फिर कॉस 180 डिग्री पे -1, कॉस 270 पे फिर से 0, और कॉस 360 पे फिर से 1। ये एक लूप इनका पूरा हो गया। 0, 90, 180, 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। एक चक्कर पूरा हो गया इनका। फिर इसी को रिपीट करते रहेंगे, ये यहां से ऐसे ऐसे ऐसे, इसी को रिपीट करता रहेगा। तो साइन कॉस क्लियर। तो चलो हमने जनरल जो सारे ग्राफ जो हमें फिजिक्स में जिस तरह के ग्राफ का यूज होता है नॉर्मली, वो सारे ग्राफ हमने कर लिए। वैसे और भी कई तरह के ग्राफ हो सकते हैं, पर नॉर्मली जितना हमें यूज है, जितना हमारे काम का है फिजिक्स में, वो ग्राफ हमने यहां पर देख लिया। यहां के बाद हमारी गड्डी हम कह सकते हैं चल पड़ेगी। ओके, तो ग्राफ का टॉपिक मैं यहीं खत्म करता हूं। अभी यहां पर कुछ सॉल्यूशंस डिस्प्ले होंगे जो हमने पिछले क्लास में आपको होमवर्क दिया था लॉगरिथम वाले क्लास में, उन क्वेश्चंस के यहां पे सॉल्यूशन डिस्प्ले होंगे। तो आपने मिला लेना है उससे, अगर कोई गलती वलती हुई होगी तो आप यहां से चेक कर लेना। ओके, तो ठीक है बच्चों, मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।